स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रदीप पंड्या। तिमाही नतीजों का सीजन चल रहा है। कुछ कंपनियों ने बाजार की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, वहीं कुछ नतीजों से निराशा भी हाथ लगी है। तो अब तक आए नतीजों से क्या रुझान मिल रहे हैं? क्या कॉर्पोरेट इंडिया के अच्छे दिन आ रहे हैं या रिकवरी के लिए अभी और इंतजार करना होगा? ये जानते हैं। इतनी बड़ी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं HRBB क्लाइंट सोल्यूशन के TS हरिहर और प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान। स्वागत है आप दोनों का ही। प्रकाश, अब तक इस रिजल्ट सीजन को आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव रहा है, नेगेटिव रहा है या मिला जुला रहा है? अब तक जो मुझे समझ आई है मेरे हिसाब से लार्जली पॉजिटिव रहा है। अगर आप देखें जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि या तो वीक रहेगा या मिला जुला रहेगा, बट मेरे हिसाब से जो भी मैं नंबर्स देख रहा हूं, खास करके सिर्फ लार्ज कैप नहीं बट मिड कैप कंपनीज के भी, तो एक पॉजिटिव उसमें वो बिल्डअप दिख रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में और इवन सम प्लेसेस टॉप लाइन ग्रोथ में। तो बहुत ही वैसा डाइवर्जेंस कोई नहीं है जो हमने पहले सोचा था कि नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, छोटी कंपनीज बहुत ही खराब नंबर्स लाएंगी। तो ओवरऑल आई वुड थिंक इट्स फेवरेबली पॉजिटिव। ओके, लेकिन HCL, आइडिया, विप्रो, एक्सिस झटके तो कईयों ने दिए। नहीं, वो तो झटके के बिना तो मार्केट बन ही नहीं सकता, और खास करके जो इन बड़े दिग्गजों की तरफ से मिला है तो हर एक विप्रो के सामने, HCL टेक के सामने आपके इन्फोसिस, TCS खड़े हैं और हर एक्सिस बैंक के सामने एक येस बैंक भी है। सो मेरे हिसाब से वो तो रुझान तो मिक्स रहना है इस टाइप के लेवल्स पे, ऊपर के लेवल्स पे। बट जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो छोटी कंपनीज एक्सेप्शनली परफॉर्म नहीं करती हैं, वो एटलीस्ट डिसेंट रेंज में परफॉर्मेंस के अगर आने लगती हैं, वो एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं अर्ली इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इंप्रूवमेंट कई सेक्टर्स में ऑलरेडी हम देखना शुरू कर रहे हैं। ओके, IT की ही अगर हम बात करें और इसको आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं कि देखिए इन्फोसिस तो अच्छा था, TCS भी अच्छा था, लेकिन HCL और विप्रो कमजोर रहे हैं। जेंसार जैसे कुछ छोटे कंपनियों ने भी निराश किया है यहाँ पर। तो ओवरऑल अब आप कैसे रेट करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक रहा जाए, यहाँ पे कहीं बेहतर है, कुछ खराब है, तो एक या दो स्टॉक चुन लें, उसी में निवेश करें, या ओवरऑल इस पूरे सेक्टर में आप इंप्रूवमेंट की उम्मीद रखेंगे? नहीं, इन नतीजों के बलबूते मुझे ऐसा तो कोई सेक्टर अभी तक नहीं लगा जिसमें पूरे सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ जाए, एक्सेप्ट माइल्डली सीमेंट, जो उसमें भी खास करके जो 3 दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आए हैं वो एक ट्रेंड सेट करते हैं। बट IT के ऊपर वापस अगर फोकस करें, जो आपका सवाल है, IT में ओवरऑल सेक्टर इंप्रूव हो गया ये मैं नहीं मानता। मुझे लगता है अभी भी एटलीस्ट एक तो क्वार्टर अभी बॉटम अप स्टॉक स्पेसिफिक गतिविधि रहेगी इंप्रूवमेंट की। और अगर आप देखें विप्रो के केस में नेट डॉलर की आय बढ़ी है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी। HCL टेक के केस में डॉलर की आय बिल्कुल नहीं बढ़ी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव है। तो कहीं ना कहीं जो मेट्रिक्स हैं वो मिक्स्ड आते हैं, इस वजह से स्टॉक स्पेसिफिक गतिविधि ज्यादा होती है। तो चॉइस IT में आपकी इन्फोसिस पे रहेगी, हम लोग की टॉप पिक लार्ज कैप में। और कहीं ना कहीं मिड कैप में अगर आप देखें, अभी नंबर्स नहीं आए पर हमें एक कंपनी अच्छी लगती है, फर्स्ट सोर्स करके जो है, वहां पे मैं आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड परफॉर्मेंस। KPIT के भी आपने नंबर्स देखे, इंप्रूव्ड है। तो कुछ मिड कैप्स में इंप्रूवमेंट आएगा सिलेक्टिवली, बट स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। ओके, तो आप स्टॉक्स चुनेंगे यहाँ पर इन्फोसिस और साथ ही साथ फर्स्ट सोर्स, जैसे कि आपने कहा। अगर बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि एक्सिस पे कुछ दबाव दिखा और फिर ICICI ने भी एक फ्लोटिंग प्रोविजनिंग कर दी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी NPA के दबाव में आते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, बैंक्स के लिए इस तिमाही में दबाव नहीं होना सरप्राइज रहता। दबाव है तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत साफ था कि जब पिछली तिमाही में ICICI और एक्सिस के नंबर आए, उसके बाद जो सारी गेम चेंज की वो BOB के नंबर्स ने की। उन्होंने आके एक झटके से बता दिया कि हमारे ग्रॉस NPA 10% के करीब है, जबकि ICICI और एक्सिस 3.5, 4, 6% की रेंज में अपने आप को बता रहे थे। तो उस हिसाब से प्रोविजनिंग भी करते आए थे। अब सडनली जब BOB ने ये खुलासा किया और RBI ने भी उसके बाद ये कदम लिया कि आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और इस मार्च एंड तक जितने भी NPAs हैं उनके लिए फुल्ली प्रोवाइड करना पड़ेगा,
तब इनके ऊपर जो दबाव के एक्सपेक्टेशन थी वो बढ़ गई। और आज आप देखिए जो एक्सेप्शनल प्रोविजनिंग आईसीआईसीआई के नंबर्स में आई है वो दर्शाती है कि ये चीज अभी भी सॉल्व नहीं हुई। तो इनको अप्रैल मई जून का महीना क्वार्टर देना पड़ेगा ये देखने के लिए कि नई शुरुआत कैसी रहती है। पर तब तक मुझे लगता है बैंक दबाव में रहेंगे और बैंक निफ्टी भी जो 15,600-700 से सीधा 17,000 की तरफ कूच कर रहा था, मुझे लगता है वहां पे भी अच्छी खासी गिरावट आएगी इस पर्टिकुलर सीरीज में। ओके तो क्या स्ट्रेटेजी अब ये रखनी चाहिए कि इंडसइंड बैंक या एचडीएफसी बैंक जो मोटे तौर पे रिटेल ड्रिवन हैं उन्हीं पे बने रहें और जो कॉर्पोरेट लेंडिंग करने वाले बैंक्स हैं उनसे दूर रहें, फिर वो पब्लिक हो या प्राइवेट? बिल्कुल, कॉर्पोरेट इंडिया अभी भी मतलब एक जिसको कहते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज में से आ रहा है। ऑपरेशन हो गया, आईसीयू से निकल के ओपीडी में जरूर आ गए हैं कंपनीज, लेकिन ये अभी भी अस्पताल से बाहर नहीं है। तो वो जब तक समय 3-4 महीने का लगेगा, 6 महीने का, तब तक ये आपको नजरिया बैंक्स पे, कॉर्पोरेट बैंकिंग वाली जो फोकस बैंक्स में रहेगा। रिटेल लेंडिंग भी मुझे लगता है मानसून के बाद बहुत बढ़िया पिकअप आएगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें एचडीएफसी है, कोटक है, येस बैंक है। येस बैंक का तो कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया दिख रहा है प्रदीप जी कि उसमें रूरल, एग्री और रिटेल, मतलब आप बताइए तीनों चीजें जो हैं, जो पिलर्स ऑफ ग्रोथ इनके हैं, वो तीनों ही एक साथ जिसको कहते हैं पॉजिटिव से साउंड कर रहे हैं। तो दे आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। आई थिंक येस विल प्रोबब्ली बी द बेस्ट आउट परफॉर्मर इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, येस बैंक पर आप यहाँ नजर रखकर चलेंगे, लेकिन जैसे कि हम कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो सबसे खास तौर पे अभी देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा। क्या उम्मीद है आपकी इन प्राइवेट बैंक्स को देखते हुए? तो अब सारे ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि पीएसयू का तो इंतजार कर लेना चाहिए कि पता नहीं और कितना बुरा हो जाए, खराबी हो सकती है। सही बात है। नहीं, पर मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स ने एनपीए रिकग्निशन की पहल थोड़ी जल्दी की थी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कुछ स्मार्टली अकाउंटिंग के उसमें कुछ समय तक अच्छे लग रहे थे ऑप्टिकली, बट अब रियलिटी जब सामने आई है तब थोड़ा सा दबाव बढ़ा है। प्राइवेट सेक्टर पीएसयू बैंक्स में कुछ बैंक्स आपको वीक डेफिनेटली लगेंगे, जो छोटे बैंक्स हैं, यूको है, पंजाब एंड सिंह है, इलाहाबाद बैंक है, यहाँ कोई मैं बहुत इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट ही नहीं करा। बट कुछ बैंक्स जैसे बीओबी, कैनरा बैंक आप लीजिए, एसबीआई लीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिख सकता है आपको। तो कोई इस निराशा से ये आप ये मत सोचिए कि सारी पीएसयू बैंक्स खराब है। यू कांट पेंट देम विद वन ब्रश। कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक, बैंक स्पेसिफिक अगर आप पिकअप करें तो मुझे कैनरा बैंक बहुत अच्छा लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टेज पे। और नंबर आने के बाद कुछ एक दो और भी इस सूची में ऐड हो जाएंगे, लेकिन मायूसी पीएसयू बैंक्स में जिस टाइप की है वो थोड़ी सी ओवरडन है। फाइनेंशियल सर्विसेज में और भी तो ऑप्शन है आपके पास, जैसे कि कैनफिन होम्स। बिल्कुल, आप देखिए कैनफिन होम्स ने इतने बढ़िया नंबर्स जो दिए हैं, ग्रुप फाइनेंस ने दिए हैं, तो वैल्यूएशन के तौर पे अभी भी कैनफिन होम्स में जगह है, क्योंकि ये एक ग्रोइंग कंपनी है, जबकि ग्रुप फाइनेंस एक मैच्योर बिजनेस है, तो इसलिए ओवर वैल्यूड भी कभी कभी लगता है। हाउसिंग फाइनेंस के अलावा माइक्रो फाइनेंस एक बहुत बड़ा विकल्प आ गया है, जो इस क्षेत्र के लिए एक्सपोजर वाइज अगर देखें आप तो जो बीएफएसआई में अगर लोगों को एक्सपोजर लेना है, खास करके इंस्टीट्यूशंस को, तो अब ये स्मॉल बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक में भी कर सकते हैं। और उस लिहाज से एसकेएस जो है उसको अभी भी उसमें अच्छा खासा दमखम है आगे चलने का, क्योंकि वो कंसोलिडेट बहुत बढ़िया इस रेंज में हुआ है 600 से नीचे। इक्विटास ऑफ कोर्स हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव माना जाता है। तो मुझे लगता है ये स्पेस भी थोड़ी सी अटेंशन ड्रॉ करेगी अगली तिमाही में। ओके, अगला सेक्टर जिस पे नजर होनी चाहिए वो है सीमेंट। अगर आप देखें तो ज्यादातर नतीजे अच्छे दिखाई देंगे। एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक। वॉल्यूम ग्रोथ इस सेक्टर में एसीसी और अंबुजा दोनों ने 9 से 10% के बीच दिखाई है। अल्ट्राटेक में तो और भी जबरदस्त 15% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। टीएस हरिहर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिहर, आपकी क्या कॉल है? सीमेंट एक क्लियर विनर नजर आता है। प्रकाश तो पहले ही कह रहे हैं कि ये उनका एक फेवरेट सेक्टर है रिजल्ट के हिसाब से। नहीं, बिल्कुल। आप यदि 3 की रिजल्ट्स देखोगे, जैसे एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक जो आ चुके हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली इधर पे एक वॉल्यूम ग्रोथ का स्टोरी बहुत साफ दिखाई दे रहा है। आई थिंक ओनली कॉज ऑफ वरी इज दैट जो प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी अंडर प्रेशर है, और इसका रीजन ये है कि सीमेंट प्राइसेस अभी भी काफी ज्योग्राफीज में वीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में शायद से थोड़े स्ट्रांग है, पर साउथ में सीमेंट काफी वीक है। मेरे अनुसार आई थिंक व्हाट इज रियली टू बी वॉच्ड इज जो छोटे और दिग्गज मिड कैप सीमेंट कंपनीज है, इनमें आफ्टर द पैसेज ऑफ द एमएमआरडी अमेंडमेंट एक्ट, आई थिंक जब वो कैप्टिव लीजेस ये लोग को बेचने का हक दिया है, आई थिंक इसके कारण शायद छोटे कंपनियों में और ज्यादा वैल्यू दिख सकता है। तो डेफिनेटली बड़े कंपनियों में आई थिंक द वॉल्यूम ग्रोथ इज विजिबल, बट मेरे ख्याल से प्राइस जो सपोर्ट है अभी भी नहीं है, जिसके कारण उनका प्रॉफिट्स पे उतना पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है।
ओके प्रकाश, आपने पहले कहा कि इस सेक्टर पे आप काफी पॉजिटिव हैं, क्या चुनेंगे आप? इसमें प्रदीप जी, जैसे मैंने कहा, ये पहला सेक्टर है जहां पे हमको एक टर्न अराउंड बहुत क्लियरली अक्रॉस द बोर्ड इंडिकेशन मिल चुका है। फिर भी वैल्यूएशन के तौर पे मैं ये तीनों स्टॉक्स अभी नहीं लूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी फुली वैल्यूड दिख रहे हैं। तो अब एक चीज याद रखिए, अगली 2 तिमाही थोड़ी सी सीमेंट के लिए साइक्लिकली सीजनली वीक रहती है। मानसून में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज्यादा होती नहीं है, तो इनकी सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी नरमी वाली रहेगी। फिर भी बहरहाल जो लेने की बात है अगर कोई स्टॉक, तो इसमें जो छोटी कंपनीज है उसमें जो मुझे पसंद है, एक ओरिएंट सीमेंट करके कंपनी है, एक टर्नअराउंड केस है। सांगी सीमेंट की हमने पहले, सांगी इंडस्ट्री का उसका नाम है, हमने इसकी भी बात की थी। ये थोड़ा सा बड़ा जरूर है शेयर, लेकिन अभी भी इसमें काफी जगह है आगे चल के करेगी। तो जो कॉस्ट एफिशिएंसी वाले प्लेयर्स हैं, श्री सीमेंट है जो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी बढ़त यहां से अभी भी ले सकता है। तो इस टाइप की जो कंपनीज है उनको चुनिए। बहुत ज्यादा चॉइस है, लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड चॉइस रख के करिए। ये ना करिए कि आप 5, 7, 8, 10 सीमेंट कंपनी लेके बैठ जाए। तो जो बड़ी है उनमें से एक आध लीजिए, छोटी में मिड साइज में से एक आध लीजिए, जो मैंने बताया। ओके, तो ऐसी एक स्ट्रैटेजी के साथ आप चल सकते हैं। फिलहाल ये सेक्टर ओवरऑल फिलहाल हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स को काफी पॉजिटिव लग रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और इंटरेस्टिंग सेक्टर रहा है टेलीकॉम, जहां नतीजों के पहले इनफैक्ट काफी हद तक धीरे धीरे ऑप्टिमिज्म बनना शुरू हुआ और लगातार जो एक निराशा थी इस सेक्टर को लेकर कुछ कम हो रही थी। लेकिन अगर आप नतीजों के बाद का हाल देखें, भारतीय एयरटेल ने सपोर्ट किया है एक बाईबैक के साथ, लेकिन आइडिया की ग्रोथ से लोग मोटे तौर पर डिसअपॉइंटेड होते हुए नजर आ रहे हैं। हरिहर, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ की जो उम्मीदें थी वो काफी लो थी। तो ऑन अ लो एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से दोनों जो मेजर टेलीकॉम कंपनीज हैं इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आइडिया और भारती ने। दूसरी बात यह कि यदि आप इनके आरपोस देखोगे, आरपोस बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉइस एंड इन टर्म्स ऑफ डेटा, ये कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर मार्जिनली बढ़े हैं। सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव ट्रिगर। मेरे अनुसार एक बड़ा कंसर्न ये है कि बोथ द लार्ज कंपनीज, दैट इज भारती एंड आइडिया जो लिस्टेड है, मेरे ख्याल से इन दोनों में डेट का एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि ये जो लाइसेंस के लिए इनको डेट लेना पड़ेगा, आई थिंक रफली अबाउट $3 to $4 billion बोथ ऑफ देम विल बी एडिंग डेट। तो इसके सर्विसिंग का जो प्रेशर इनका बॉटम लाइन में पड़ेगा, मेरे ख्याल से दैट विल बी अ मेजर कंसर्न। सो शॉर्ट टर्म हाँ एक बाउंस आ सकता है, पर लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से इनका जो बिग डेट का ओवरहैंग रहेगा, इससे शायद लॉन्ग टर्म थोड़ा अभी भी डाउटफुल रह सकता है। ओके, तो ये कॉल फिलहाल इस सेक्टर पे आते हुए वक्त है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, आगे नजर होगी कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पे। स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारी चर्चा जारी है टीएस हरिहर और प्रकाश दीवान के साथ नतीजों पे, और इन तिमाही नतीजों के दौर में हमने कई सेक्टर्स की चर्चा कर ली, बैंक, सीमेंट, टेलीकॉम, आईटी, लेकिन ऑटो के भी कुछ एक नतीजे आए, खासतौर पे मारुति जो कि लीडर है और लगातार अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। कैसे देखते हैं आप इन रिजल्ट्स को प्रकाश, और क्या उम्मीद जगती है, क्या संकेत मिलते हैं इस सेक्टर के लिए? इनफैक्ट मारुति इस सारे सीजन में अगर देखें, निफ्टी के स्टॉक्स में सबसे कंफ्यूजिंग नंबर्स रहे हैं। एंड उसका रीजन ये कि अभी तक लोग ये नहीं डिसाइड कर पाए कि ये नंबर्स के आने के बाद स्टॉक अच्छा है कि बुरा है। और उसका रीजन ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस जो रही है वो बहुत सही रही है। आपको एबिटा लेवल पे 15% एबिटा ग्रो हुआ है, मैनेजमेंट ने डबल डिजिट ग्रोथ की गाइडेंस दी है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ को लेके इतनी ज्यादा चिंताएं मार्केट में है कि अब इससे ज्यादा ग्रो हो नहीं पाएगी, क्योंकि जो ओला, उबेर, ये सब की जो बल्क बाइंग वाला जो फेज था वो सारा खत्म होने लगा है, और अब कंपटीशन की वजह से मारुति को मुश्किल होगा। मेरा मंतव्य ये है कि मारुति में जो येन की वजह से, येन की अप्रिसिएशन की वजह से जो महंगा उनको रॉयल्टी का पोर्शन देना पड़ा, वो उसकी वजह से थोड़ा दबाव जरूर था। ये जो गलतफहमी मारुति के वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर चिंताएं बनी हुई है, उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा री रेट हुआ है और वैल्यूएशन लोगों को एक्सपेंसिव लगने लगा है। तो जब नीचे आता है, खास करके ये 3200 तो पता नहीं आया कि नहीं, बट एटलीस्ट 3500 की जोन में अगर ये आता है, तो ये दोनों हाथ से आप लेके अपना पोर्टफोलियो में रखिए, क्योंकि अगले 1 साल के लिए कंपनी जो चेंज हो रहा है वो ये है कि मारुति 800 या ऑल्टो बनाने वाली कंपनी नहीं गिनी जाती। अब ये बड़ी प्रीमियम कार्स बनाने में सक्षम हो गए और एक एस्टैब्लिश हो गए। तो आप देखिए सियाज, बलेनो, एस क्रॉस थोड़ा बहुत, और टू अ लार्ज एक्सटेंट अब नई गाड़ी जो उनकी है ब्रेजा। तो इन वेरिएंट्स, इन मॉडल्स की वजह से मारुति फेमस होगा, जाना जाएगा। तो मुझे लगता है जो पर कार वैल्यूएशन है, जो 4 लाख
30,000 28,000 के करीब इस बार आया है, विज़ अभी 4 लाख इन द प्रीवियस क्वार्टर। इस आंकड़े को आप इंप्रूव होते देखेंगे और इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इतनी बढ़िया लेवल पे है कि अगर गुजरात प्लांट शुरू नहीं हुआ, जो एक्सपोर्ट्स के लिए काफी उसमें उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, इनकी फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही है ऑलमोस्ट क्लोज टू, तो एफिशिएंसीज जो है वो बहुत बढ़िया रहेगी। तो मारुति पे आई एम पॉजिटिव। गिरावट अगर टेक्निकली आती है तो उसको आप 3500 के करीब आसपास, 3500 3600 जो भी लेवल ठीक लगता है, थोड़ा थोड़ा बाई करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो मारुति आपको फिलहाल यहाँ पर पसंद आता है और गिरावट में खरीदारी की राय। हरियर, अगर हम थोड़ा सा एंसिलरीज का भी व्यू लेने की कोशिश करें, एक्साइड आप देखिए 30% से मुनाफा बढ़ा, मार्जिन इंप्रूव हुई। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स अगर आप देखिए, यहां पर मुनाफा 54% बढ़ा, मार्जिन 11 से 13% पर आ गई। सीएट के लिए भी मार्जिन में हमने अच्छा इंप्रूवमेंट देखा है, तो ये सेक्टर पॉजिटिव दिख रहा है। नहीं, देखिए एंसिलरी स्पेस को थोड़ा हमको ब्रेकअप करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि जो ट्रेडिशनल एंसिलरीज है, जैसे मदरसन सुमी, जहाँ पे वॉक्सवैगन का प्रेशर काफी हद तक है, टायर कंपनीज जहाँ पे रबर का प्रेशर कुछ हद तक है, और आई थिंक टू लार्ज एक्सटेंट इफ यू लुक एट इट एक्साइड जैसे कंपनीज जहाँ पे अच्छे नंबर्स आए हैं, मेरे ख्याल से इनमें से जो प्रेफर करेंगे इट विल बी एंसिलरी कंपनी जहाँ पे लेट्स से एन एडिशनल लाइन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल भारत फौज लीजिए, भारत फौज का बहुत बड़ा फॉरे भी डिफेंस में हो रहा है, तो इन्हें जो बेनिफिट्स है वो इनके ऑटो एंसिलरी के अलावा डिफेंस में मिलेगा। सो दे आर डी रिस्किंग देयर बेस मॉडल। तो मेरे ख्याल से ऐसे कंपनीज को ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, एंसिलरीज को देखते हुए प्रकाश, आपका क्या व्यू बनता है, कोई पिक्स होंगे? जी, एंसिलरीज में जो ज्यादातर कंपनीज एंसिलरी क्षेत्र की हैं, उनके रिजल्ट अब आना शुरू होंगे। अभी जो हम आए हैं वो सिर्फ टायर और ये बैटरी कंपनीज के हैं। उसमें मुझे अमर राजा बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि एक उम्दा प्ले इसमें भी है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, और जो जॉनसन कंट्रोल्स की ओनरशिप की जहां तक बात है, वो बहुत ही बढ़िया एक एंकर इन्वेस्टर जैसे, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जैसे काम कर रहे हैं। तो आगे चल के ग्लोबल मार्केट में भी इनकी प्रेजेंस अच्छी हो सकती है। तो आई पर्टिकुलरली लाइक दैट। छोटी कंपनीज भी कई हैं, बट उनके नंबर्स अभी आने बाकी हैं, सो आई वुड रादर वेट फॉर दोज टू कम थ्रू। ओके, लेंगे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद नजर होगी कुछ और नतीजों पे। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में, और कुछ खास सेक्टर्स की तो हमने बात की, लेकिन एक और नतीजा जिस पर जरूर नजर होनी चाहिए वो है डाबर का। प्रकाश, 7% की जो वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई दी वो काफी अच्छी इस लिहाज से कही जाएगी कि हमने देखा है पतंजलि के असर से कोलगेट जैसी कंपनियों की वॉल्यूम ग्रोथ कम हो रही है। यस, आई एग्री, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि प्रैक्टिकली जब पतंजलि की ग्रोथ की हमने बात करीब 6-8 महीने पहले सुनी, तो मैं पर्टिकुलरली पर्सनली जाके काफी इसमें फील्ड में जब जाके चैनल चेक्स करने गया था, तो जो एफएमसीजी के रिटेलर्स और होलसेलर्स को मिला, तो एक चीज मेरे को समझ आई प्रदीप जी की डाबर को पतंजलि से पूरा डायरेक्ट कंपटीशन जरूर है, और खास करके जो पतंजलि के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक दंत कांति करके उनका प्रोडक्ट है, दूसरा उनका हनी है जो शहद है। अब शहद में डाबर वाज अ मार्केट लीडर, तो डाबर को शहद के बिजनेस में पूरी तरह से आ चाहिए इसकी पतंजलि की। इनफैक्ट ये 25 लाख इसका वो करते किलोग्राम का जो आउटपुट था वो बढ़ के पतंजलि का 65 तक चला गया है, और डाबर हैज रिड्यूस इट दिस ईयर उनके सेल्स के वॉल्यूम्स में, विच इज अ कंसर्न। सेम में दंत कांति में कई छोटे प्लेयर्स थे जिनको आंच पड़ी है, इंक्लूडिंग डाबर। कोलगेट की जहां तक बात है, कोलगेट के प्रोडक्ट्स में इतना डायरेक्ट कंपटीशन पतंजलि का नहीं है, क्योंकि प्राइस पॉइंट और यूसेज पैटर्न अलग है। केवल वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहा था, लेकिन यस, बट यस वॉल्यूम ग्रोथ है, लेकिन उस लिहाज से कोलगेट जो नीचे गिरा था तो एक मौका बन गया आपको ये 850-860 तक का आने में। डाबर में अभी भी मुझे लगता है दबाव रहेगा। अच्छे आंकड़े जरूर हैं, बट इन आंकड़ों को देख के मैं निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। उल्टा अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और निकल सकते हैं। एक स्टॉक और आखिरी शेयर होगा हमारी इस चर्चा में हरिहर वेदांता का, जहां पर हम देख रहे हैं आज दो बड़े ब्रोकरेजेस ने तेजी की कॉल दी और दो ने मंदी की कॉल दी, तो बड़ा कंफ्यूजन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इम्पेयरमेंट लिया है उन्होंने, उसको डिस्काउंट करके देखें या उसको देखकर चिंतित हो?
नहीं, देखिए कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इम्पेयरमेंट लेते हैं दैट कुड बी अ वैरायटी ऑफ रीजंस। टिपिकली जो कमोडिटी कंपनीज होती हैं वो फॉलिंग प्राइसेस में लेते हैं। लाइक केन ने लिया था कुछ साल पहले ऑयल के फॉलिंग प्राइसेस पे। तो आई थिंक ये कमोडिटी कंपनीज में बहुत कॉमन है। आई डोंट थिंक इट्स टू मच ऑफ अ वरी। इनफैक्ट जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनके रिवर्स बेनिफिट भी उन्हें मिल जाता है। तो मैं मानता हूं कि जहां तक मेरा ख्याल है ये जो इम्पेयरमेंट लिया है इट्स अ पॉजिटिव, बिकॉज कम से कम जो प्राइस इफेक्ट है उसको उन्होंने उस बात को उन्होंने इफेक्ट दे दिया अपने पीएनएल अकाउंट में। सो टू दैट एक्सटेंट इज गुड। मेरे ख्याल से ओनली वरी इज व्हाट इज द आउटलुक फॉर द मेटल सेक्टर एज अ होल। हम तो बहुत पॉजिटिव नहीं है। मेरा मानना है कि अभी भी चाइना में स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा है और शायद दाम थोड़े बढ़ेंगे तो ये स्टॉक प्राइस सारे मार्केट में आ जाएंगे और फिर से दाम घट जाएंगे। तो एज अ इंडस्ट्री हम कमोडिटी से ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, पर एज अ स्ट्रैटेजी वी आर फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ एनी प्राइस रिडक्शन इन कमोडिटीज। ओके, इसके साथ ही वक्त है आप दोनों से इजाजत लेने का। प्रकाश और हरिहर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।